Welcome back, friend. And in this part three of this video, we are going to cover the remaining three important acts. That is the Employees State Insurance Act, and then we have the Maternity Benefit Act, and the last one would be the Sexual Harassment at Workplace (POSH) Act. Okay, so starting with the Employees State Insurance Act, 1948, which is known as the ESI Act. And the ESI Act is the one of the major legislation which ensures the social security, rather I would say the all-round social security, because it provides not only the medical but also the cash and other benefits. There are six major types of benefits that are included in the Employees State Insurance Act, and obviously it is looked after by the ESIC, that is the Employees State Insurance Corporation. Okay. So it is a comprehensive social security legislation which we are going to see today, and it is applicable to factories which are employing 20 or more person if it is operating without power, and 10 or more person it is if employing it is operating with power. So those industries which are working with power means with electricity, they are using the machineries and all. So in that category, there are 10, minimum threshold is 10 employees, and those industries where there are arts and handicrafts, there is no use of operation of machines and electricity. That in that case, there would be 20 or more person will be required for the enforcement of this act. And the employee किसके किसके ऊपर applicable होगा? Those employee earning wages up to 21,000 per month and 25,000 per for person with disabilities. जिसके पास disabilities है उनके wages कितनी होने चाहिए? 25,000. Without disabilities अगर कोई normal employees है तो उसकी wages limit कितनी है? 21,000. अगेन यहाँ पे मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि 21,000 की जो लिमिट है, that is not only in the ASI Act, that is Employees State Insurance Act, but also it is in the Payment of Bonus Act. We have seen 24,000 की लिमिट है कहाँ पर? 24,000 की लिमिट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर. देन वी हैव द 15,000 ऑफ बेसिक प्लस डीए वाली लिमिट इन द प्रीवियस एक्ट दैट वी हैव सीन, दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट. तो यहाँ पर भी लिमिट कितना है? 21,000 पर मंथ की लिमिट है, एंड इंक्लूड्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज दी कैजुअल वर्कर, दोनों को इंक्लूड करते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास क्या है. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी है. जैसे ईपीएफ वाले एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास ईपीएफओ है, और वो भी ईपीएफओ भी किसके अंदर काम करती थी? एमओएलई के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. और ईएसआईसी भी काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर. वहां पर हम देखिए एएसआई कॉर्पोरेशन है, जहां पर एपीएफ के अंदर भी हम देखिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दी गवर्नमेंट होते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयर्स होती है, फ्रॉम एम्प्लॉयज होती है. यहाँ पर एडिशनल है एक मेडिकल प्रोफेशन भी होगा. क्यों मेडिकल प्रोफेशन होगा यहाँ पर? रीजन बीइंग कि ये एक्ट कवर करता है आपके सारे मेडिकल बेनिफिट. तो आप उस मेडिकल बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड हैं या नहीं है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल sitting where in the ASIC. Whether you are eligible to get the benefit or not, that will be decided by the medical profession. फंडिंग देखो यहाँ पर टोटल 4% का कंट्रीब्यूशन जाता है ESIC को, है ना. 4% का कंट्रीब्यूशन, जहां पर आप 3.25% जो है वो एम्प्लॉयर पे करता है, और 0.75% जो है वो वर्कर या एम्प्लॉय पे करता है. अगर एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है कि वो 176 रुपीज पर डे के हिसाब से भी कम कमाता है, यानी कि 176 पर डे के हिसाब से भी पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो उसको 0.75% का शेयर देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.25% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.75% ऑफ वेजेस है. टोटल कितना कंट्रीब्यूशन जाता है? 4% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन. ईपीएफ में कितना जाता है? 12% जाता है एम्प्लॉयज की तरफ से. और एम्प्लॉयर कितना देता है? एम्प्लॉयर देता है पीएफ फंड में 12%. इसी का दो पार्ट स्प्लिट होता है, पेंशन फंड और पीएफ फंड के लिए. और एक जगह देता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पेंशन फंड में 1.16%. ठीक है. और जो ईडीएलआई स्कीम है वहां पर एम्प्लॉयज कितना देता है? 0.5% देता है. ठीक है, 0.5%. सो एम्प्लॉय इंश्योरिंग वन अर्निंग 176 पर डे से कम are exempted from payment of their share. The employers pay the full amount. Full amount means 4% of the wages जो भी है वो पूरा का पूरा कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा. इसके अंदर सिक्स मेन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ईपीएफ के अंदर कितने थे? तीन मेन बेनिफिट थे. कौन से थे? रिटायरमेंट बेनिफिट जो कि प्रोविडेंट फंड के अंदर है, पेंशन बेनिफिट जो कि हम पीएस के अंदर पेंशन स्कीम के अंदर कवर करते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा था एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम. ठीक है, एडीएलआई.
उसके अंदर जो है 0.5% वेजेस देते हैं, जहां पर मैक्सिमम इंश्योरेंस अमाउंट कितना मिलता है आपको, 7 लाख का। ठीक है, आई होप यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो वेर इन वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग। तो इसके अंदर 6 मेन बेनिफिट है। पहला है आपका मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट, और ये सेक्शन 46 क्लॉज 1 क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज B C D E F G तक ये जाएगा 6 बेनिफिट। ठीक है, तो मेडिकल बेनिफिट सबसे पहला है। दूसरा है आपका सिकनेस बेनिफिट। उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट। अब देखो मैटरनिटी बेनिफिट जो है ये इस एक्ट के अंदर भी आता है, और इसके बाद एक सेपरेटली एक्ट भी है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, और इसके अंदर भी मेटर्निटी बेनिफिट कवर किया गया है। अब जो एम्प्लॉइज दोनों में से किसी एक्ट एक ही के अंदर कवर किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ भी बेनिफिट ले रहे हैं यहाँ भी बेनिफिट लेंगे, दैट वुड नॉट बी द केस। सो दोज एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी कवर्ड इन द ASIC विल नॉट बी कवर्ड सेपरेटली अंडर द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट। तो बेनिफिट ये हो गया तीसरा नंबर, medical benefit, sickness benefit. Then we have the third number, maternity benefit. Then we have the disablement benefit. Then we have the disablement benefit. Then we have the funeral benefit, and the last benefit is that is the dependence benefit. That is after death. Last one is the डेथ बेनिफिट या डिपेंडेंस बेनिफिट, जो आपके गुजरने के बाद आपके डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में आपकी वाइफ आ सकती हैं, आपकी विडो मदर आ सकती हैं, आपके बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, अप टू अ सर्टेन एज, दैट इज 25 years ऑफ एज। और गर्ल्स अगर है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो आप पे डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट इनको क्या बेनिफिट मिलता है, दैट विल बी कवर्ड अंडर ASIC। तो सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल मेडिकल बेनिफिट के अंदर क्या है कि कोई सीलिंग नहीं है ऑन मेडिकल एक्सपेंस। ठीक है, फ्रॉम डे वन ऑफ ज्वाइनिंग ASI आप मेडिकल बेनिफिट के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ मतलब पे करने की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कितना पैसा तक आप मेडिकल कवरेज ले सकते हो, है ना। प्रोवाइड कैसे करते हैं, आपको ये मेडिकल बेनिफिट कैसे प्रोवाइड की जाती है, ASI की डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है और टाई अप इंस्टीट्यूशन है, वहां आप ASI का कार्ड लेके जाते हैं और आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, अगर आप ASI के अंदर कवर्ड है तो। लेकिन बात यह है कि आपकी वेजेस कितनी होनी चाहिए, 21,000 से कम। अगर 21,000 से ज्यादा है तो फिर आप कवर्ड ही नहीं है इसके अंदर, है ना। फिर आप ऐसा ना बोले कि मैं जो हूँ मेरी मेरी कंपनी मुझे तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करती। अगर आपकी कंपनीज के अंदर या कोई किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलर बेनिफिट है, सिमिलर कोई स्कीम चल रही है, मेडिकल स्कीम चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ASI के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि ओनली वन ऑफ द बेनिफिट यू कैन टेक, यू कैन आइदर टेक द कंपनीज बेनिफिट और यू कैन आइदर टेक द ASI बेनिफिट। तो जो कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज को अपने खुद के मेडिकल बेनिफिट्स के अंदर कवर कर लेते हैं, तो वो ASI के अंदर फिर कवर नहीं होते। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट का मतलब क्या होता है, देखो सिकनेस बेनिफिट का ये होगा कि आप अगर बीमार हो गए, है ना, तो आप बीमार हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑफिस नहीं आओगे। लेकिन आपको अगर ऑफिस नहीं आ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, मेडिकल लीव मिलेगा, जहां पर आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे काट लिए जाएंगे। अगर आप ऑफिस नहीं आ रहे हो बीमारी की वजह से, तो आपको मेडिकल लीव्स में दिया जाएगा और उसका आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो कैश कंपनसेशन दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी बोल दो, छुट ऑफिस पे नहीं आया बोल दे मैं बीमार हूँ, वो ऐसा नहीं, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको डॉक्टर सर्टिफाई करके देगा कि यू वर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज and you were unfit to go to the industry or go to the workplace, and therefore then you will be given as the cash compensation payable 91 days into consecutive benefit period। कितने दिनों तक का, 91 days। ओके, पेबल अप फॉर 91 days, करेक्ट। देखो अब इसके अंदर देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, एटलीस्ट 78 डेज के लिए आपने कंट्रीब्यूशन दिया होगा। ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन किया और कल से आप कवर्ड हो गए, नहीं। मिनिमम आपको कितना, 78 डेज के लिए कंट्रीब्यूशन आपने किया है ASI के अंदर। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम देख रहे हैं अभी। सिकनेस बेनिफिट के अंदर कवर होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि आपको 78 डेज का कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा ASI के अंदर। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना होगा फ्रॉम ASI ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर। अगर वो आपको ऑथराइज करता है कि हाँ भाई आप ये बीमारी के कारण आप काम पे नहीं जा सकते थे, तो आपको कैश कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट मस्ट बी अंडर द ASI डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल। ठीक है, आप बीमार हैं, आप ASI के डेजिग्नेटेड डिस्पेंसरी या उनसे टाई अप किए हुए हॉस्पिटल में जाइए ट्रीटमेंट कराने के लिए। वहां ASI का ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर आपको सर्टिफाई करेगा, उसके बाद ही आपको कंपनसेशन दिया जाएगा अप टू 91 डेज का। ठीक है, और उसके साथ कंडीशन क्या है कि आप ASI में जुड़ते साथ ही आपको क्लेम्स की बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट आपको 78 डेज का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ऑर्डिनरी सिकनेस है, अगर नॉर्मल बीमारी है तो 91 डेज तक का आपको क्लेम मिल सकता है, मतलब कंपनसेशन मिल सकता है 91 डेज के लिए। और अगर एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड सिकनेस है तो आपका 2 साल के लिए, ठीक है। अगर यानी कि ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है जो प्रोलॉन्ग्ड है, यानी कैंसर ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको 2 साल तक का कैश कंपनसेशन मिलेगा हर दिन का, मतलब आप काम पे नहीं जाओगे तब भी आपको कैश कंपनसेशन मिलेगा। दैट इज अप टू 2 years, एंड ऑर्डिनरी सिकनेस के लिए अप टू 91 डेज, ठीक है। उसके बाद देखो, इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट है कि ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी और टिपेक्टोमी के लिए जितना दिन का मेडिकल एडवाइस होगा उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो बेसिकली दो चीज तो याद ही रखो, ऑर्डिनरी सिकनेस के अंदर 91 डेज, एक्सटेंडेड सिकनेस के अंदर 2 years। एक्सटेंडेड सिकनेस के अंदर क्या चीज आती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया, एक्सेट्रा। अब देखो रेट ऑफ बेनिफिट, कितना कितना अमाउंट आपको मिलेगा। अगर ऑर्डिनरी सिकनेस है तो 70% ऑफ द एवरेज डेली वेजेस के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। पेएबल फॉर ईच डे ऑफ सर्टिफाइड सिकनेस एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट 2 वेटिंग डेज। पहला 2 वेटिंग डेज हटा दो, अगर बोलेगा कि आप 60 डेज 60 डेज के लिए आप अनफिट थे, तो 16 डेज 60 डेज का 2 दिन का वेटिंग डेज हटा दो, 58 डेज के लिए आपको पूरा पे मिलेगा। एक दिन का अगर 100 रुपया होता है तो आपको 70 रुपए के हिसाब से आपको पे किया जाएगा, कितना, 70% ऑफ द एवरेज डेली वेज। एक्सटेंडेड सिकनेस है तो ये 80% हो जाता है ऑफ वेजेस, ठीक है। और ये एक्सटेंडेड सिकनेस जैसे मैंने बताया ना, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, ऐसी तरीके से 34 डिजीज डिफाइन की गई है कि अगर आप इस डिजीज से सफर करते हो, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशंस एक्सेट्रा, 34 डिजीज है, स्पेसिफाइड है। वो लॉन्ग टर्म डिजीज से अगर आप सफर करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 80% ऑफ वेजेस मिलेंगे, ठीक है। 80% वेजेस मिलेंगे। और कब तक मिल सकते हैं, तो एक्सटेंडेड डिजीज में हमने देखा कि अप टू 2 years है ना, अप टू 2 years आपको मिल सकता है। उसके बाद इनहांस्ड सिकनेस है। इनहांस्ड सिकनेस का मतलब क्या है, हमने देखा कि वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी आप करा रहे हैं तो आपको फुल वेज मिलेगा, 100%, कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो अगर मेल है तो आप वेसेक्टोमी के अंदर जाएंगे तो 7 दिन तक आपको फुल वेज, और ट्यूबेक्टोमी फीमेल है तो आप 14 डेज के अंदर, 40 डेज तक का आपको फुल वेज, 100 वेज। तो ये याद रखना है कि ऑर्डिनरी सिकनेस के अंदर 70% ऑफ द डेली वेजेस दिया जाता है, एक्सटेंडेड सिकनेस के अंदर 80% ऑफ द डेली वेजेस दिया जाता है, और 100% दिया जाता है इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट के अंदर। इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी के अंदर आपको 7 दिन, यानी कि मेल को 7 दिन और फीमेल को इसका डबल, 14 डेज टिबेक्टोमी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कितने डिजीज हैं, 34 स्पेसिफाइड डिजीज हैं, जिसके लिए आपको 80% का डेली वेज पे किया जाएगा अप टू हाउ मेनी ईयर्स, 2 years। और ऑर्डिनरी सिकनेस में अप टू 91 डेज, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट कितना मिलता है, 70% ऑफ डेली वेजेस, करेक्ट। इसके बाद हम मूव करते हैं मेटर्निटी बेनिफिट। मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के एक सेपरेट एक्ट है, वहां पर भी हम क्लॉजेस देखेंगे अलग अलग है, तो इसको भी आप एक चार्ट में अलग से लिख लें कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो मेटर्निटी बेनिफिट आपका ईएसआई के अंदर कवर्ड होता है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट आपका 70 डेज का होना चाहिए, ठीक है। आपका कंट्रीब्यूशन 70 डेज के अंदर होना चाहिए। पहले तो आप ईएसआई एक्ट के अंदर आने चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका 10-20 वर्कर्स का कैटेगरी है, क्लॉज है। अगर पावर सेक्टर में है तो 10, पावर में नहीं है तो 21। और उसके बाद कितना है, 21,000 आपका वो होना चाहिए, 21,000 आपका वेजेस जो होंगे पर मंथ। उसके बाद ही आप इसमें कवर होंगे। तो पहले तो आप ईएसआई एक्ट के अंदर कवर्ड होने चाहिए, उसके बाद आप 70 डेज का कंट्रीब्यूशन जमा किए होंगे। मेडिकल बेनिफिट के अंदर हमने देखा कितना था, सिकनेस बेनिफिट के अंदर 78 डेज का कंट्रीब्यूशन था। मेडिकल बेनिफिट के अंदर तो कोई आपका डे का कंट्रीब्यूशन जरूर नहीं है आपको, मतलब डे वन से आप कवर्ड हो जाते हैं मेडिकल बेनिफिट के अंदर, ठीक है। लेकिन सिकनेस बेनिफिट के अंदर 78 डेज का कंट्रीब्यूशन पेड होना चाहिए आपके मतलब आपके तरफ से। क्या आपका कितना परसेंट जाता है, 0.75%। तो ये आप 78 डेज के लिए एटलीस्ट ईएसआई में आपने डिपॉजिट किया होगा, और एम्प्लॉयर अपना 3.25% का डिपॉजिट किया होगा, ठीक है। उसके बाद 70 डेज का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर मेटर्निटी बेनिफिट के अंदर, और सिकनेस के अंदर 78 डेज का। उसके बाद है आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, ठीक है। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए आपको सर्टिफिकेट उठाना पड़ेगा, कहाँ से, ईएसआई ऑथराइज डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसी कंफाइनमेंट, ठीक है। एंड मस्ट नॉट बी वर्किंग फॉर वेजेस ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव। अब देखो, मैटरनिटी पे आप बोलोगे भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऑफिस नहीं आ सकती, ठीक है, लेकिन आपको कंपनसेशन पे किया जा रहा है। और फिर उस दौरान आप क्या कर रहे हो कि छुट्टी के दौरान आप वर्क फ्रॉम होम लेके कहीं और काम कर रहे हो, तो आपको उस बेनिफिट के अंदर कवर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये याद रखो, आपको काम नहीं करना है, कहीं आराम करने के लिए आपको छुट्टी दी गई है तो आप आराम करो मेटर्निटी बेनिफिट के अंदर। अब देखो कितना दिन का आपको छुट्टी मिलता है यहाँ पर। मेटर्निटी बेनिफिट की छुट्टी, ये भी आप ना एक चार्ट बना लो इसका भी, क्योंकि आपको छुट्टीज भी जो है मतलब अलग अलग है।
तो यहाँ पर देखो 26 वीक है, मेटर्निटी बेनिफिट के अंदर भी ऐसा ही है, 26 वीक्स का छुट्टी है, मैक्सिमम फॉर टू सर्विंग चिल्ड्रन। ठीक है, फ्रेंड कितना छुट मतलब कितना दिन का बेनिफिट आपको कवर किया जाएगा, 26 वीक्स का। ठीक है, मिस कैरेज हो गया तो 6 वीक का, मिस कैरेज में 6 वीक, और कन्फाइनमेंट या चाइल्ड बर्थ है तो आपको 26 वीक्स का। उसके बाद आप देखो इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी है तो एक एडिशनल 1 मंथ ऑन मेडिकल एडवाइस। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप 26 वीक्स का आपको कंपनसेशन मिलेगा, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे मिलेंगे। क्या रेट पे मिलेगा वो अभी नीचे हम देखेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर आपको 100% मिलता है, इस एक्ट के अंदर क्या मिलता है वो भी हम देखेंगे। अगर आपका मिसकैरेज हो गया तो 6 वीक्स की छुट्टी। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इलनेस हो गया है या प्रेगनेंसी के बाद कुछ इलनेस हो गया है, उसके लिए एडिशनल 1 मंथ का आप डॉक्टर एडवाइस पे आप छुट्टी ले सकते हो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, यू विल बी पेड कंपनसेशन। उसके बाद अगर आप अडॉप्शन या कमीशनिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट ही हो, आपने बेबी अडॉप्ट किया है या आपने सर्गेट किया है, तो आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, 12 वीक की छुट्टी मिलेगी। मतलब छुट्टी मतलब आप 12 वीक की अवेल कर सकते हो छुट्टी, विदाउट कमिंग टू द ऑफिस विल बी पेड कंपनसेशन। पेड कितना है, 100% ऑफ डेली वेज एट फुल वेज रिप्लेसमेंट, यानी कि आपका कुछ भी पैसा कटेगा नहीं, बेसिक वेज जो है आपका बेसिक प्लस डीए का 100% आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, तो इसमें हमने मोटा मोटी ये चीजें देख ली ना कि प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक, मिसकैरेज के लिए 6 वीक, 12 वीक्स फॉर आपका सॉरीगेसी के लिए, और 1 मंथ एडिशनल मिलता है कोई इलनेस के लिए आउट ऑफ प्रेगनेंसी अराइज होता है तो। और रेट ऑफ बेनिफिट हमने देख लिया 100% मिलता है। उसके बाद आइए डिसेबलमेंट बेनिफिट, काम के दौरान आप गिर गए, पैर हाथ टूट गए, अब आप अर्निंग नहीं कर सकते, कितना परसेंट आपका लॉस हुआ है उसके हिसाब से आपको पेमेंट कंपनसेशन मिलेगा। अब मान लो एक हाथ चला गया तो ये सैलरी, तो आप काम कर रहे हो सैलरी भी मिलेगी, प्लस एक हाथ का आपका डैमेज जो हो गया जिससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो गई, उसका कंपनसेशन अलग से कंपनी देगी, अगर आपका डिसेबलमेंट हुआ है ड्यूरिंग ऑन ड्यूटी, आप वर्क के दौरान। ठीक है ना, तो 90% ऑफ द वेज टिल रिकवरी आपको दिया था। अब डिसेबलमेंट कितने हो सकते हैं, देखो टेम्पररी डिसेबलमेंट हो सकता है ना, तो टेम्पररी अगर डिसेबलमेंट हो गया तो टेम्पररी डिसेबलमेंट के लिए आपको फ्रॉम द डे ऑफ इंजरी, जिस दिन से आपको इंजरी हुई है, एज लॉन्ग एज द डिसेबिलिटी लास्ट, जिस दिन से आप गिरे और जब तक आपका हाथ टूटा है, जब तक आपका हाथ ठीक नहीं हो रहा, तो आप कितना वेजेस देगी, 90% ऑफ द एवरेज डेली वेजेस आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, अगर परमानेंटली आप डिसेबल हो गए, हाथ ही कट गया, टूटा ही नहीं कट ही गया, तो आपको मंथ पेएबल फॉर लाइफ, मंथली पेंशन के तरीके से आपको दिया है, क्योंकि आप कहीं काम करने के लिए बचे ही नहीं, कंपनी के काम करते करते आप कंपनी के हित के लिए आप काम कर रहे थे, आपका हाथ कट गया, अब आप कहीं और काम नहीं कर सकते तो आपको जिंदगी भर का पेंशन मिलेगा। क्या है, 90% ऑफ द वेजेस मल्टीप्लाइड बाई लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कौन डिसाइड करेगा, मेडिकल बोर्ड बैठेगी, वो बताएगा कि भाई इतना परसेंटेज लॉस हो गया आपका ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, और तो उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन पे किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल आपका डेली एज जो है, आप मान लो 600 रुपए कमा रहे हो, तो इसका 90% निकाल लो, 90% कितना हो गया, 540। ये 540 आपको मिलेगा टेम्पररी, अगर आपका टेम्पररी डिसेबलमेंट हुआ है तो। ठीक है, लेकिन अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया तो ये तो आपको कब तक मिलेगा, मान लो कि आज एक्सीडेंट शुरू हुआ आपका, आज आप गिर गए और 1 महीने में आप ठीक हो गए, तो ये तो 1 महीने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको अगर इस इंजरी की वजह से, मान लो डॉक्टर बोलता है कि 20% आप डिसेबल हो गए परमानेंटली, ये ठीक नहीं हो सकता, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20% से, तो कितना हो गया भाई, 20% ऑफ दिस 108 रुपए। तो ये 108 रुपए आपको हर दिन मिलेगा, है ना, हर दिन मिलेगा, कब तक, टिल लाइफ। ये हो गया आपका परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो बेनिफिट्स के अंदर, डिसेबलमेंट बेनिफिट के अंदर दो बेनिफिट है, एक टीबीडी है, टीडीबी यानी कि टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, और एक है परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो मेडिकल बोर्ड डिसाइड कर देगी कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, उसके हिसाब से आपको 90% ऑफ वेजेस में वो परसेंटेज मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा चौथा हो गया, पांचवा हमारा क्या है, डिपेंडेंस बेनिफिट। डिपेंडेंस बेनिफिट के अंदर कि भाई आप काम करते करते गिरे तो ना ही टेम्पररी डिसेबल हुए ना ही परमानेंट डिसेबल हुए, परमानेंटली ऑफ हो गए, मतलब आपका डेथ हो गया, तो आपकी जो फैमिली है जो आप पे डिपेंडेंट थी, आपकी वेजेस पे डिपेंडेंट थी, उनका क्या होगा, तो उनको बेनिफिटली कवर करने के लिए ईएसआईसी एक अनदर बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट बेनिफिट एंड कवर्ड अंडर 46 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ई।
डिपेंडेंट के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? विडो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ जो आपके मरने के बाद विडो हो गई। विडोड मदर मदर, मतलब आपकी मदर, अगर आपके फादर का डेथ हो गया तो। चिल्ड्रन, लेजिटिमेट चिल्ड्रन है ना, मतलब जो अडॉप्टेड है, जो लेजिटिमेट है, किसी को बेटे की तरह पाल रहे हैं, उसको अडॉप्ट भी नहीं किया, वो आपका अपना बेटा भी नहीं है, तो ही विल नॉट बी लायबल। तो अडॉप्टेड सन और लेजिटिमेट सन डॉटर, कब तक? अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। अगर अनमैरिड डॉटर है तो जब तक उसकी शादी ना हो जाए, ये डिपेंडेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट नोट। पेएबल डिपेंडेंट कैसे मिलती है? देखो, डिपेंडेंट को 90% ऑफ द एवरेज डेली वेज मिलता है। 90% ऑफ द एवरेज डेली वेज मिलता है, ये तो ऊपर ही हमने देखा है ना, कि डिसेबलमेंट में भी 90% ऑफ द एवरेज डेली वेज मिलता है। और 90% जो है ये डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो किसको मिलेगा 90%? मेरे पास तो भाई मेरी वाइफ भी है डिपेंडेंट में, मेरे बच्चे भी है, मेरी माँ भी है, तो किनको किनको कैसे कैसे मिलेगा वो रेट डिफाइन है यहाँ पर। विडो अगर आपकी वाइफ है तो उसको 3/5 ऑफ द फुल शेयर, मान लो 90% कितना हुआ ऊपर? 108 रुपीज हुआ ना। तो 108 का आप 3/5 निकाल लो। 108 का 3/5 जो है वो आपको मिलेगा, आपकी विडो को। रिमेनिंग 2/5 जो है आपकी चिल्ड्रन को मिलेगा, ठीक है ना। इक्वली शेयर्ड, अगर दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं तो सबके बीच में ये पैसा इक्वली शेयर हो जाएगा। 2/5 ऑफ फुल रेट किसको मिलेगा? आपके बच्चों को। जितने बच्चे हैं सब में इक्वली डिवाइड है। अगर कोई विडो नहीं है, चाइल्ड नहीं है, तो जाकर के आपको 310 किसको मिलेगा? विडोड मदर को। ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? 90% ऑफ द वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन, याद रख लो। 3/5 मिलता है और फुल रेट किसको? वाइफ को, मतलब विडो को, जो मर गया उसके वाइफ को। और 2/5 मिलेगा उनके बच्चों को, और अगर उनका कोई विडो या वाइफ नहीं है तो मदर है अगर, तो मदर को मिलेगा कितना? 310। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, फिनरल बेनिफिट, जो लास्ट बेनिफिट है, कि आपके फिनरल के लिए 15,000 एक लमसम अमाउंट है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका क्रियाक्रम जो है, अंतिम सफर, वो अच्छे से हो पाए। तो मैक्सिमम अमाउंट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट इज व्हाट? इट इज 15,000। ओके, सो दिस इज व्हाट डिफरेंट 6 बेनिफिट इज कवर्ड अंडर द एएसआईसी। अब देखो पेनाल्टीज इसके अंदर देख लो। फेलियर टू पे कंट्रीब्यूशन, 3 साल की जेल, 10,000 रुपया फाइन। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आपने जमा किया तो 6 महीने की जेल, और फाइन कितनी है? 2,000 रुपए की। रिपीटेड ऑफेंस किया तो फाइन भाई मिनिमम 2 साल का जेल होगा। ये चीज यहाँ पर यूनिकली है, इसलिए आपको डिफाइन करना है। कर दे रहा हूँ यहाँ स्टार मार्क लगा करके, कि हर जगह क्या था? रिपीटेड ऑफेंस में आपको फाइन था प्लस कुछ अमाउंट था, यहाँ पर भाई फाइन वाइन कुछ नहीं चलेगा, जेल ही जाना पड़ेगा, और कम से कम 2 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा मिनिमम, अगर आपने रिपीटेड ऑफेंस किया है। किस, कहाँ पर? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर। और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड नहीं है तो भाई 5,000 रुपए का फाइन, जेल जाने की जरूरत नहीं है, 5,000 रुपए का फाइन। ठीक है, डन। चलो, अगर ये डन हो गया तो लेट अस मूव। कौन से फैक्ट्री? यहाँ पर देखो, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट इफ एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी रिसीविंग सिमिलर और सुपीरियर बेनिफिट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस, दैट दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वेज लिमिट हमने देख लिया, 21,000 रुपीज है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 3.25, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन 0.75% ऑफ द वेज। नेक्स्ट एक्ट में हम आते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961। लेट अस सी व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सो इंश्योर वुमेन वर्कर्स नॉट फोर्स टू वर्क ड्यूरिंग मेटर्निटी। भाई साहब, इसमें जो है ना, लड़कियों के लिए मतलब पूरा, मतलब क्या ही बोलूं, मौज ही है, मौज है। मॉनेटरी मेडिकल मेडिकल प्रोटेक्शन और मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा। इसके अंदर मतलब ऐसा है कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कि भाई आपको स्ट्रेसफुल काम नहीं देना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा काम नहीं देना जिससे आपको प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ हो, है ना। आपको फोर्सफुली एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे बेनिफिट है, चलिए हम देखते हैं। अब मजा ही आ जाएगा इसके अंदर, इतने इतने सारे बेनिफिट हैं। देखो, पहले कहाँ पर एलिजिबल है देख लो, 10 और मोर एम्प्लॉइज। ठीक है, 10 और मोर एम्प्लॉइज हमने देखा, वहां पर भी ऊपर के एक्ट में भी, वो आप चार्ट बना लो ताकि आपको कंपैरिजन के लिए आसान होगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट बहुत, ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट ही सरकारी नौकरी करोगे, प्राइवेट में भी, टीसीएस में भी काम कर रहे हो, या कहीं महिंद्रा में, किसी भी टेक में, आईटी कंपनी में कहीं भी काम कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो अपने मैनेजर को कि भैया ऐसा लॉ है, मुझे आपको देना ही पड़ेगा। नॉट एप्लीकेबल टू वुमेन कवर्ड अंडर द ईएसआईसी एक्ट। ऑब्वियसली दोनों जगह तो लड्डू नहीं मिलेगा, एक ही जगह से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या है? अब ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं जाके ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, कि भाई चलो नौकरी ले लेते हैं, बैठे बैठे तो पैसा मिलेगा ही। ऐसा नहीं है। नौकरी करना होगा एटलीस्ट 80 डेज, ठीक है, इन अ मंथ, इन द 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। ठीक है, तो एटलीस्ट आप 80 दिन काम किए हो,
ठीक है, इन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी के डेट है ना, से 80 दिन कम से कम पहले आपको काम के हो। तो बहुत सारे लोग ऐसा ना सोचे कि भाई प्रेग्नेंट होकर के ज्वाइन कर ले तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं। यू हैव बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन यू आर प्रेग्नेंट, सो यू विल बी गिवन दिस, यू विल बी कवर्ड अंडर दिस बेनिफिट। तो एटलीस्ट 80 डेज इन द 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। और यहाँ पर देखो वर्कर्स इंक्लूडिंग, ये 80 दिन का ना काम के अंदर आप छुट्टी जो लिया वो काम, ऐसा नहीं है आपको वर्किंग डेज नहीं है ये। 80 डेज इज नॉट द वर्किंग डेज, 80 डेज मीन्स यू आर एम्प्लॉयड 80 डेज। जो इसके अंदर आपका अर्न हॉलीडेज, जो हॉलीडेज विथ वेजेस है, जो भी छुट्टी आप लेते हो या ले ऑफ के टाइम पे जो आपको बोला जाता है नहीं आओ, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होगी, ठीक है। दैट विल बी द 80 डेज काउंट। अब देखो बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं। 26 वीक, 26 वीक ऊपर भी हमने देखा था, 26 वीक होगा इन केस ऑफ डिलीवरी और सिंगल चाइल्ड और लेस 26 वीक्स है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया, डिफाइन किया गया क्या, 8 वीक्स बिफोर 18 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। वहां पर ऐसा डिफाइन नहीं किया गया था, बोला गया था 26 वीक्स की आपको कंपनसेशन मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, 100% ऑफ द वेजेस मिलेंगे। वुमेन हैज टू सर्वाइविंग चाइल्ड से ज्यादा होगा, जिनके पास दो या दो से ज्यादा बच्चे होंगे, उनको ये 12 वीक्स की हो जाएगी, है ना। दिस विल बी 12 वीक्स, 6 वीक बिफोर एंड 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी। अडॉप्टेड चाइल्ड 12 वीक्स, कमिश्निंग मदर या सरोगेट मदर 12 वीक्स। ये ऊपर भी सेम था, ऊपर भी हमने देखा था अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है या सरोगेट मदर है उसको भी 12 वीक्स की छुट्टी मिलेगी। 12 वीक्स, 26 वीक्स फॉर अप टू टू चाइल्ड। उसके बाद कोई भी कैटेगरी हो तो मैक्सिमम कितना होगा, 12 वीक्स याद कर लेना, चाहे वो दो चाइल्ड से ज्यादा वाली कैटेगरी है, अडॉप्टेड मदर या सरोगेट मदर की कैटेगरी है उसमें। उसके बाद देखो मैटरनिटी बेनिफिट कितना होगा। मैटरनिटी बेनिफिट विल बी गिवन एवरेज डेली वेज इनटू नंबर ऑफ मैटरनिटी लीव डेज। मतलब ये समझ लो कि हर डेज का 100% वेजेस आपको मिलेगा, ठीक है। एवरी डे एवरेज डेली वेज, एंड एवरेज डेली वेज का मतलब बेसिक प्लस डी है, एंड नंबर ऑफ मैटरनिटी लीव डेज, जितने दिन के लिए आप छुट्टी गए, 26 वीक्स की छुट्टी गए, 26 वीक के लिए आपको बिना काम किए पूरी के पूरे वेज मिलेंगे, ठीक है। सो सी रिसीव्स फुल वेजेस ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, नो नॉट पार्शियल। जैसे आपने देखा था ना ऊपर ईएसआईसी के अंदर हमने देखा कि अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, सिकनेस में चले जाते हैं, तो आपको 90% 70% मिलता है। एक्सटेंडेड सर्विस में 80% मिलता है, 100% मिलता है आपका जो एक्सटेंडेड सर्विस है। ऑर्डिनरी सर्विस के अंदर 70% है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको मैटरनिटी बेनिफिट के लिए 100% आपको वेजेस दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है उस पे आ जाओ। मेडिकल बोनस, 3500 रुपए का मेडिकल बोनस दिया जाएगा आपको। मेडिकल बोनस से आप जाकर के अपना जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आपके ऑफिस में कोई मेडिकल बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है ना, प्री नेटल या पोस्ट नेटल केयर नहीं प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयज के थ्रू, जनरली जो है मेडिकल बेनिफिट्स के अंदर वो कवर होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको 3500 रुपए का मेडिकल बोनस दिया जाएगा फॉर प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर। उसके बाद देखो मिस कैरेज के लिए 6 वीक, 6 वीक्स के लिए ऊपर भी था मिस कैरेज जो ईएसआईसी के अंदर पड़े। लिव फॉर मैरिज मिस कैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, अगर आप चाहते हो बच्चा अबॉर्ट करना, उसके लिए भी आपको 6 वीक का लीव मिलेगा, ठीक है। 6 वीक मतलब ऑलमोस्ट 50 डेज, 42 डेज की लीव, ठीक है। लीव फॉर ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के लिए हमने ऑलरेडी देखा था कि ट्यूबेक्टोमी के लिए 14 डेज का लीव मिलता है ऊपर। ऊपर देखा ना हमने। तो 2 वीक्स लीव विथ वेजेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ। अगर आप ट्यूबेक्टोमी गए हैं तो आप सर्टिफिकेट लगा दीजिए कि मैं ट्यूबेक्टोमी के लिए 14 डेज ऑफिस नहीं है, उसका आपको पूरा लीव मिलेगा। मेन के लिए क्या है, वैसेक्टोमी के लिए कितना है, 7 डेज के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो लीव फॉर इलनेस अराइजिंग ऑफ प्रेगनेंसी 1 मंथ। ऊपर भी हमने देखा था एएसआईसी के अंदर भी 1 मंथ का। अगर 26 वीक का तो आपको मिल ही रहा है एडिश छुट्टी, प्लस इसके बाद भी अगर कोई मेडिकल इलनेस डॉक्टर लिख के दे देता है कि भाई ये मेडिकल इलनेस है दैट हैज बीन अराइजेस आउट ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसके लिए आपको एडिशनल 1 मंथ की छुट्टी मिलती है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो 100% पेड। नर्सिंग बेनिफिट देखो, नर्सिंग बेनिफिट के अंदर क्या है कि अब आप डिलीवरी हो गया, बच्चे को ले आप ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मान लो 26 वीक आपने यहाँ अवेल कर लिया, 1 मंथ एडिशनल डॉक्टर से सर्टिफिकेट ने डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई आप अभी भी मतलब जा नहीं सकते ऑफिस, ये आपको ये प्रॉब्लम है या ये इशू है, एंड दिस इशू अराइजेस बिकॉज ऑफ योर प्रेगनेंसी, तो उसके लिए 1 मंथ एडिशनल ले लो। उसके बाद आप ऑफिस जाओ। ऑफिस जाने के बाद देखो, मान लो नॉर्मली आपको एक ब्रेक मिलता था लंच का ब्रेक, या एक दो ब्रेक मिलता था, जो भी जितना भी ब्रेक आपका नॉर्मल रूटीन के है, तो उसके साथ साथ आपको 2 ब्रेक एडिशनल मिलेगा। 2 ब्रेक एडिशनल मिलेगा, क्यों? क्योंकि भाई 2 ब्रेक एडिशनल आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप अपना रेगुलर ब्रेक में भी जाओ और उसके साथ साथ एडिशनली 2 ब्रेक में जाओ। बच्चे को कुछ जरूरत है, उसका डायपर चेंज करना है या उसको फीडिंग करना है, उसके लिए आप जाओ,
और जा करके वो ब्रेक में आप लेकर के बच्चे को नर्सिंग करो, है ना, नर्सिंग के लिए जाओ। नर्सिंग दी चाइल्ड कब तक मिलेगा ये आपको, जब तक बच्चा 1 महीने 1.25 महीने का नहीं हो जाता, मतलब 15 मंथ्स ओल्ड बेबी ना हो जाए, तब तक आपको 2 एडिशनल ब्रेक मिलेंगे। कब, जब आप छुट्टी से आकर काम कर रहे हो, ड्यूरिंग योर वर्क। उसके बाद देखो कृषि फैसिलिटी, जहाँ 50 या अधिक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, 50 या उससे अधिक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको कृषि फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। कृषि फैसिलिटी मतलब क्या, बच्चा ऐसा जगह जहाँ बच्चों का झूला वाला टॉयज वाइज रखा हो गया हो, जहाँ आप अपने बच्चों को लेकर आए, वहां दे दे। वहां पर जो स्टाफ है वो बच्चे को झुलाएगा, उसको मतलब देखेगा, देखभाल करेगा। और आप 4 टाइम विजिट कर सकते हैं, विजिट द क्रेशे 4 टाइम, है ना। या तो आपके प्रेमाइसेस ऑफिस के अंदर ही हो, ऑफिस के अंदर कृषि बना हो जहाँ बच्चे के झूले वूले लगे हो, बच्चे को झूले में डाल करके सुला करके आप आ गए। या फिर थोड़े दूर हो, प्रेमाइसेस से थोड़े दूर हो, नियर बाई, वहां पर भी कृषि फैसिलिटी अवेल कराना पड़ेगा कंपनी को। और वहां आप कितनी बार जा सकते हैं, 4 बार। दिन में 4 बार आप जा सकते हैं भाई कृषि फैसिलिटी में, कि भाई देखने के लिए बच्चा सही से सो रहा है, उसको भूख तो नहीं लग गई, रो तो नहीं रहा, दैट यू कैन डू, ठीक है। उसके बाद देखो, ऐसा एम्प्लॉय जहां पर वर्क फ्रॉम होम देने का भी प्रावधान है, तो एम्प्लॉयर को अलाउ, एम्प्लॉयर के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ कर सकता है। जब, कितने दिन के लिए, सच पीरियड दैट कंडीशन आर म्यूचुअली एग्रीड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। तो देखो कितने सारे बेनिफिट्स है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर। उसके बाद देखो फॉर फीचर ऑफ बेनिफिट, फॉर फीचर ऑफ बेनिफिट हो सकता है सेम ईएसआईसी के अंदर, कि अगर आप को एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहे हो वहां से तो आप मैटरनिटी बेनिफिट के लीव में चले गए, और दूसरी जगह जाके काम कर रहे हो कि भाई मुझे डबल सैलरी मिल जाए, तो उस समय आपका बेनिफिट क्लेम जो है वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अमेंडमेंट्स जो हुआ है, जो पहले था वो छोड़ दो, पहले क्या था, 12 वीक का था, अभी 26 वीक का याद रखो, बाकी के लिए 12 वीक का है। और कैसे फैसिलिटी पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अभी मैंडेटरी है जहां पर 50 एम्प्लॉय से ज्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। समरी देख लो, एस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेबल फॉर 10 एम्प्लॉयज और मोर, एलिजिबिलिटी जो है 80 दिन कम से कम आपको काम करना पड़ेगा इन द लास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन आप काम किए हो। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, 26 वीक, रेट 100% पे किया जाता है। मेडिकल बोनस कितना है, 3500 रुपए का है। और स्पेशल प्रोविजन क्या है, क्रेशियर फैसिलिटी, वर्क फ्रॉम होम एंड प्रोडक्शन फ्रॉम डिस्पेशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट विद रिस्पेक्ट टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। देन वी हैव द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट ऑफ 1972, एंड दिस इज द ग्रेचुइटी। व्हाट इज द ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी इज कि आपने कंपनी को अपने जीवन के जो भी साल दिए, मान लो 35 साल दिया आपने अपने जीवन का, और आप कंपनी को रिटायर करके जा रहे हो, यानी कि सुपर एन्युएशन हो गया है, या कंपनी को रिजाइन करके जा रहे हो, तो या आपका डेथ हो गया है, तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको देती है कुछ अमाउंट, कि भाई ये हमारे तरफ से आपका सुपर एन्युएशन बेनिफिट नहीं है जो पीएफ के थ्रू आता है, वो नहीं है, ये कंपनी खुद देती है, दैट इज पेड नॉट बाय द ईपीएफ और द ईएसआईसी, और इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। वो इसलिए पे करता है कि एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, कि आपने अपने जीवन के 35 साल हमें दिए, हमारे यहाँ काम किया, अब आप जा रहे हैं या आप रिजाइन कर रहे हो, तो हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव। कैसे कैलकुलेट होता है, देखो, 15 डेज पर ईयर का वेज कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लाइड बाई आप कितने साल कंपनी में काम किए हो, ठीक है। मान लो कितने साल आपने कंपनी का काम किया है, मान लो मैंने बोला मैंने पूरे 30 साल काम किए, मल्टीप्लाइड बाई कि आपका लास्ट मंथ का जो सैलरी है उसका बेसिक वेज कितना है, मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरा 50,000 रुपये, 50,000 रुपये डिवाइडेड बाई 1 महीने में कितने वर्किंग डेज हैं। जनरली मान लो 30 दिन का महीना होता है, लेकिन उसमें से कुछ संडे हटा दो, तो 4 संडे तो हट ही जाते हैं, तो 26 मान लो। लेकिन कैलकुलेशन की इजी के लिए मैं इसको 30 मान लेता हूँ, तो बस इसको सॉल्व कर दो, ये 30 30 कट गया, ये हो गया आपका 15 5 सा 75, और ये हो गया जो भी कैलकुलेट करके आ रहा है वो आपको उतना ग्रेचुइटी बनेगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो देख लो, एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन एनी डे इन अ प्रीसीडिंग 12 डे मंथ्स, यानी कि 10 डेज या 10 एम्प्लॉयज याद रख लो, मिनिमम 10 एम्प्लॉयज चाहिए आपको ग्रेचुइटी के लिए, आपको ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर आने के लिए, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर आने के लिए। एंड ही इज कम्प्लीटेड। अब आपको ग्रेचुइटी कैसे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने आज कंपनी ज्वाइन किया और 1 महीने के बाद छोड़ दिए तो आपको ग्रेचुइटी मिलेगा। आपको कम से कम 5 साल कंपनी में सर्व करना होगा, 5 साल कंपनी में सर्व करना होगा। अब यहाँ पर एक रूल और आता है कि अगर आपने कंपनी में 4 साल 3 महीने सर्व किए तो वो आपका 4 साल ही काउंट होगा। लेकिन अगर आपने कंपनी में 4 साल 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने काम किए, तो वो आपका 5 साल काउंट होगा। यानी कि 6 साल 6 महीने से ज्यादा काम कर लिए या 6 महीना काम कर लिया, तो वो आपका फुल ईयर काउंट होगा। और अगर 6 महीने से कम काम किए हैं तो वो आपका काउंट नहीं होगा,
द कंप्लीटेड ईयर विल बी काउंटेड। तो अगर आप 4 साल 7 महीना भी काम करते हैं तो यू बिकम एलिजिबल फॉर द ग्रेजुएटी। तो कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट एंड्स कैसे end हो सकता है? जब आप रिटायरमेंट पे चले जाते हो, सुपर एन्युएशन, जब आप रिटायर डिजिग्नेशन मतलब रिजिग्नेशन दे देते हो, है ना? या आपको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, और डेथ और डिसेबलमेंट, इस तरीके से आप आपका एम्प्लॉयमेंट एंड हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको ग्रेचुइटी मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है? तो अब देखो, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर 6 मंथ का एम्प्लॉयमेंट है तो एटलीस्ट मिनिमम वर्किंग डेज पर ईयर कितने होने चाहिए? 120। और अगर 12 मंथ का एम्प्लॉयमेंट है तो इसको डबल कर दो एट 240। ठीक है? 6 मंथ, अगर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट 6 मंथ है तो आपको कम से कम 6 महीने में 120 दिन आना पड़ेगा ऑफिस ग्रेचुइटी लेने के लिए। और अगर अब इसमें आपका वो सारा चीज कवर्ड होगा, छुट्टी वुट्टी सब कवर्ड है। ठीक है? बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 6 मंथ, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका 6 महीने है कि आपको 6 महीने ही जॉब मिलती है, 6 महीने आपको जॉब नहीं मिलता, तो इस 6 महीने के के दौरान आपने जो छुट्टी ली है, वो पेड लीव जो ली है, ले ऑफ है या स्ट्राइक है, अगर इलीगल नहीं है तो वो सारे इस 120 डेज के अंदर काउंट होंगे। ठीक है ना? 120 डेज वर्किंग डेज नहीं, 120 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? एम्प्लॉयमेंट ये याद रखो। और अगर 12 मंथ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है तो इसका डबल कर दो, एटलीस्ट 240 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? उसके बाद देखो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, कि अगर मान लो लास्ट ऑन सैलरी आपकी 30,000 है और ईयर ऑफ सर्विस 20 साल है, तो ग्रेचुइटी कितना हो जाएगा आपका? 15 मल्टीप्लाइड बाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, और इसको आपको डिवाइड कर देना है 26 से, जो आएगा वो आपका ग्रेचुइटी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम कुछ भी पे कर सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? 20 लाख। 20 लाख की ग्रेचुइटी, और ग्रेचुइटी पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है? ये जो आपका इनकम है ग्रेचुइटी, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर मान लो कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको 20 लाख से ज्यादा का ग्रेचुइटी मिलता है, ठीक है, 20 लाख से ज्यादा का ग्रेचुइटी कोई आपको दे रहा है, तो आपको 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। मान लो 30 लाख की आपको ग्रेचुइटी मिली, तो 30 लाख की ग्रेचुइटी मिली तो आपको 20 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं देना, बाकी के 10 लाख पे आपको टैक्स पे करना है। ठीक है? तो लेस देन फुल ईयर ऑफ अ सर्विस, इफ द एम्प्लॉयमेंट हैज सर्व मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ पे तो फुल मंथ काउंट होगा, और अगर लेस देन 6 मंथ है तो इग्नोर कर दो, वो ईयर आपका इग्नोर हो जाएगा। ठीक है? तो अगर 10 ईयर 7 मंथ है तो आपका काउंटेड एज 11 ईयर्स है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और 10 ईयर 5 मंथ्स है तो आपको काउंटेड एज 10 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है? यानी कि वो वाला 5 महीना आपका इग्नोर कर दिया जाएगा। ग्रेचुइटी इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबलमेंट क्या है? अगर आप डेथ हो जाता है या आप डिसेबलमेंट हो जाती हो तो वो कोई मिनिमम ईयर्स का बैरियर नहीं है। ये रेजिग्नेशन पे ही आपका बैरियर है कि कम से कम आप 5 साल काम किए हो, उसके बाद रिजाइन करेंगे तो ही आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। लेकिन आपका डेथ और डिसेबलमेंट हो जाता है तो कोई मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस नहीं है कि आपको इतने दिन के बाद ही ग्रेचुइटी मिलेगी, उसमें आप ग्रेचुइटी के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है। और वो ग्रेचुइटी किसको दी जाती है? वो दी जाती है नॉमिनी को या लीगल हायर को। तो कैलकुलेट सेम एज अबव बट डिपेंड अपॉन द कंप्लीटेड ईयर। लेकिन ग्रेचुइटी का जो अमाउंट होगा, मान लो आप 1 साल के बाद ही आपका डेथ हो गया, तो 1 साल के बाद आपका डेथ हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो कंप्लीटेड ईयर्स है वो वन ही काउंट होगा। है ना? आप एलिजिबल तो हो गए क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया ऑन काउज ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, बट द ग्रेचुइटी विल बी कैलकुलेटेड ऑफ द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, दैट इज 1। तो मोड ऑफ पेमेंट कैसे है? आपको 30 दिन के अंदर ग्रेचुइटी दे देना है। ठीक है? 30 डेज के अंदर आपको ग्रेचुइटी का पेमेंट कर देना है। कोई कंपनी वाले देखना, आपने अपने रिसेंटली एक केस भी सुना होगा जहाँ पर कुछ एम्प्लॉय का कुछ मिसकंडक्ट या कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था उनका, और उनका ग्रेचुइटी जो है वो 6 महीने से ज्यादा होल्ड कर दिया था। तो कोर्ट ने बोला कि ग्रेचुइटी इज दी स्टैट्यूटरी राइट एंड यू कैन नॉट होल्ड इट। ठीक है? बाकी आप कुछ भी करो, उनका पेंशन स्टॉप कर दो चलेगा, पर ग्रेचुइटी यू हैव टू पे एंड यू हैव टू पे विद इन 30 डेज। ठीक है? अगर डिलेड कर देते हैं देन यू हैव टू पे द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। करंटली कितना है? 10%। अगर आप 30 दिन से ज्यादा डिले करते हो तो बाकी तो जो ग्रेचुइटी बनता है वो तो आपको पे करना ही है, साथ ही साथ आपको करंटली जो गवर्नमेंट जो रेट स्पेसिफाई करेगी उस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट भी देना है। किसको देना है? एम्प्लॉयर को। किसको? जिसको ग्रेचुइटी देना है, एम्प्लॉय को। उसके बाद देखो, टैक्स एग्जम्प्टेड मैंने बता दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का फुल्ली एग्जम्प्टेड है क्योंकि इनको मैक्सिमम कितना मिलता है? 20 लाख का ही ग्रेचुइटी मिलेगा। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर एक्ट, उनको एग्जाम्प्ट किया गया अप टू 20 लाख, उसके ऊपर तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद अब देखो, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेचुइटी। अब लास्ट वाला जो एक्ट है वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है, विशाखा गाइडलाइंस, और उसी को इन्फोर्स करने के लिए ये एक्ट आया था 2013 के अंदर। और विशाखा गाइडलाइन जो है वो 1997 का है। विशाखा गाइडलाइन जो है, विशाखा एक लड़की का नाम है जिसके साथ वर्क प्लेस पे छेड़छाड़ हुआ था।
और जिसके बाद जो है स्टेट ऑफ राजस्थान में ये केस रजिस्टर्ड हुआ, और उसके बाद ये बहुत ही हाईलाइटेड केस है। और उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस इशू करी गई कि वुमेन की सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे एक वर्क प्लेस पे। और उसी गाइडलाइंस के ऊपर में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस एक्ट प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, पीओएसएच एक्ट आया 2013 के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके अंदर बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट जो है ना, टर्म जो सेक्सुअल है हरासमेंट है, उसको बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। मतलब कि हर चीज सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर काउंट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि अब मान लो कि एक स्टेयर है, एक स्टेयर के अंदर सीढ़ी है, मान लो स्टेयर के अंदर में आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, और एक फीमेल एम्प्लॉय है, वो नीचे से ऊपर जा रही है, और ये एम्प्लॉय में ये स्टेयर के अंदर स्पेस थोड़ी कम है, और अगर टच हो गया, या आप ऊपर से आते समय इसको स्टेयर करके देख लिया और ये अनकंफर्टेबल हो गई, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है, वर्क प्लेस के अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल एम्प्लॉयज को बहुत ही ज्यादा वो करना पड़ेगा, इसके लिए डर कर रहना पड़ेगा। अगर आपकी क्योंकि लड़की इसका मिस यूज कर सकती है, उसके लिए भी हम देखेंगे नीचे क्या उसके अंदर प्रोविजंस है, वो भी एक बार देखेंगे। तो देखो, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, आप कॉन्टैक्ट भी नहीं किए लेकिन उसकी तरफ बढ़े इस एटीट्यूड से कि उनको लगा कि आप उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हो, दैट कैन बी काउंटेड अंडर द सेक्सुअल। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, कि भाई अच्छा नंबर दूंगा, अच्छा स्कोर दूंगा इफ यू विल डू दिस डू दैट। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, showing pornography, and any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct. Physical, verbal, non-verbal conduct. आज जो बात बोल रहे हो दैट इज वेलकमिंग, कल सेम बात अगर बोल दिए दैट इज अनवेलकमिंग, विल बी काउंटेड अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट। डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय, वेदर शी इज कंफर्टेबल टुडे और नॉट, दैट विल डिसाइड कि सेक्सुअल हरासमेंट है कि नहीं। तो इनफैक्ट व्हाट इज देयर, मतलब ये केस ही इतना क्रिटिकल था, इतना ग्रेव था, हीनस था, कि इतने ब्रॉड कैटेगरीज लाई गई, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही फेवरेबल है टू वीमेन, लेकिन बहुत ही मतलब कॉमन है ये। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअली कलरफुल रिमार्क्स करना, ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए इसको इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अनरजिस्टर्ड जाते हैं, और आपको ऑब्वियसली बात है कि आपने भी बहुत बार देखा होगा कि ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती हैं ऐसे ऐसे सिचुएशंस में। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए ये लगाया गया, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको जेल भेजा जाएगा। इसके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनेगी, इंटरनल कंप्लेंट कंप्लीट कमिटी बनेगी, उसके अंदर 4 मेंबर्स होंगे। एक जो हेड होंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन की ही हेड होंगी, और वे एक विमेन होंगी, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगी, वो एक विमेन होंगी, सीनियर विमेन एम्प्लॉइज होंगी, है ना। वो पहले पहले आपको क्या है कि फीमेल एम्प्लॉय को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जाना है, और वहां पर अपना कंप्लेंट रजिस्टर करना है। डायरेक्टली आपको एफआईआर नहीं करा देनी है कि भाई ये है, आपको जाना है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और जहां पे भी 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना मैंडेटरी है। तो वहां पर आपको जाना है, वहां पर जाकर के अपनी कंप्लेंट रेज करनी है। तो उस कमेटी की जो कंपोजिशन है वो हम देख लेते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगी, उनका जो सीनियर विमेन एम्प्लॉय होंगी वो होंगी। उसके बाद आपके 2 मेंबर्स होंगे। 2 मेंबर्स मतलब जो बेसिकली आपके सीनियर मोस्ट मेंबर हो सकते हैं, एम्प्लॉय जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या ऐसे जो इनको वुमेन्स वेलफेयर या लीगल नॉलेज हो, उनको आप ऐड कर सकते हैं। प्लस एक एक्सटर्नल मेंबर होंगे जो कि आपके कंपनी के नहीं होंगे, एक्सटर्नल जो सोशल कार्यकर्ता होंगे, जो एनजीओ होंगे, एनजीओ किसी एनजीओ से जो कि वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन वेलफेयर पे काम कर रही हो, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता, वो आपके कमेटी में होंगे। तो मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम 4 वर्कर होंगे, और हाफ मस्ट भी कितने, वुमेन। तो 4 वर्कर में से तो आपके 3 कंपनी के हो गए, एक बाहर हो गए। इसमें से एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर हो गया, जो कि आपका सीनियर ऑफिशियल होगा, वो वीमेन होगा। और बाकी के जो 2 एम्प्लॉय हैं, इनमें से एक मेल और कम से कम एक फीमेल होना चाहिए। तो 4 होंगे, उसमें से मिनिमम जो हाफ हो गए वो वीमेन एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द कंपोजिशन। कमेटी को 3 साल के लिए बनाना होगा। कमेटी क्या करेगी, हर साल जो है, अब स्टेट के अंदर एक ऑफिसर होगा जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम है, वो हर एस्टेब्लिशमेंट से रिपोर्ट सबमिट करता है कि किस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कितनी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, और कितने सॉल्व हो गए और कितने पेंडिंग हैं। यह रिपोर्ट भेजना पड़ता है हर एस्टेब्लिशमेंट के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, कहाँ, टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। District officer in every district officer receive complaint from the establishment having less than 10 employees where employer is respondent, ठीक है। composition district officer का चेयरपर्सन, 1 member, 2 members and the nodal officer, ठीक है। this is the composition of the this।
legal complaint, local complaint committee. So this is all with respect to the prevention of sexual harassment at workplace. I think there is not appeal यहाँ पर एक important है कि अपील जो आप कर सकते हैं, either party can appeal within 90 days to the appropriate authority or court as prescribed under the service rules under the rules of the relevant law. तो अपील आप कब तक कर सकते हैं? 90 डेज के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। पेनाल्टीज देख लो, फेलियर टू कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एंड नॉन कंप्लायंस विद द एक्ट, कितना पेनाल्टी हो सकता है? अप टू 50,000 की पेनाल्टी हो सकती है। रिपीटेड ऑफेंस है तो इसका आप डबल कर दो फाइन, और आपका बिजनेस को भी कैंसिल किया जा सकता है। लाइसेंस अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो वो कैंसिल किया जा सकता है, और फाइन कितना हो जाएगा? 1 लाख का फाइन आपको सबमिट करना पड़ सकता है फॉर रिपीटेड ऑफेंस। रिलेशन विद इंडियन पिनल कोड देखेंगे तो सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी जो ऐड किया गया था वो डिफाइन करता है सेक्सुअल हरासमेंट एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। एक्ट अंडर दिस सेक्शन कंस्टिट्यूट इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, ठीक है। विशाखा गाइडलाइंस जो है वो फाउंडेशन है ऑफ दिस एक्ट की, ठीक है। उसके बाद अगर हम समरी टेबल देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, अप्लाइज टू ऑल वर्क प्लेस, कवर्स ऑल वुमेन irrespective ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। मैकेनिज्म क्या है? इंटरनल एंड लोकल कंप्लेंट कमिटी, दोनों की कॉम्पोजिशन हमने देख लिया है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का भी देख लिया है, और यहाँ पर भी लोकल कंप्लेंट कमेटी भी हम देख लिया है। सेटअप, लोकल कंप्लेंट कमेटी कौन सेटअप करता है? बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। और इसमें यहाँ पर भी चेयरपर्सन होंगे, वन मेंबर फ्रॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और 2 मेंबर फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, और एक नोडल ऑफिसर। 2 मेंबर फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज फ्रॉम SC ST और माइनॉरिटी, ये याद रख लो। 1 फ्रॉम SC ST और माइनॉरिटी। तो टोटल मेंबर्स यहाँ पर कितने हो गए? 5 मेंबर्स के हो गए। एक आपका चेयरपर्सन हो जाएगा, प्रोसाइडिंग ऑफिसर। एक मेंबर्स जो होंगे सोशल कार्यकर्ता होंगे जो कि वुमेन वेलफेयर के लिए काम कर रहे होंगे। 2 और मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक कम से कम ओबीसी फ्रॉम SC ST या माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना चाहिए। SC ST या माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना चाहिए, और एक नोडल ऑफिसर हो गया, ठीक। ये हो गया लोकल कंप्लेंट कमेटी। उसके बाद देखते हैं हम कि टाइम लिमिट फॉर द कंप्लेंट क्या है। 3 मंथ के अंदर आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करना होगा, और एक्सटेंडेबल बाय 3 more month, ठीक है। और इंक्वायरी ड्यूरेशन कितना है? किसी कमेटी को इंक्वायर करने के लिए अगेन 3 मंथ्स है, 90 डेज है। यानी कि 3 महीने के अंदर आपको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, और 3 महीने के अंदर आपको केस को डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। एक्शन बाय द एम्प्लॉयर 30 डेज के अंदर, रिपोर्ट करते ही मतलब 60 डेज के अंदर एम्प्लॉयर को एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि एम्प्लॉयर को कितने दिन के अंदर एक्शन लेना है, दैट इज 60 डेज के अंदर एक्शन लेना है, ठीक है। इंक्वायरी कमेटी कितने दिन के अंदर इंक्वायरी कर सकती है? 90 डेज के अंदर। और कंप्लेंट कब कर सकते हैं आप? 3 मंथ के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोले कि हमारे 6 महीने पहले हमारे साथ इस ऑफिसर ने बदतमीजी की थी, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड। विद इन 3 मंथ्स आपको कंप्लेन करना है ना। और 60 दिन के अंदर आपको एम्प्लॉयर को एक्शन लेना है, और 3 महीने के अंदर मतलब इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, ठीक है, ये याद रख लें। So this is all with respect to the POSH Act, and with respect to all the laws that we have covered in the industrial relation, labor laws, and social security in India. With this, we will come to an end of this entire topic. And please do mention the quality of this content in your comments. Thank you.